आज हम लोग एक विशेष प्रकार का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन में खास करके हम लोग थर्मल रेडिएशन का चर्चा करेंगे, है ना। थर्मल रेडिएशन क्या है? तो ये दरअसल हीट के फ्लो करने का एक तरीका है। हीट के फ्लो करने का तरीका मान लीजिए, देखिए हीट के फ्लो करने का तीन तरीका होता है। एक एक को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, दूसरे को हम लोग कहते हैं कंडक्शन और तीसरे को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। अब इसमें कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन हीट का फ्लो है जिसमें, है ना, मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट के फ्लो के लिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट के फ्लो के लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और, है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दो बात कह रहे हैं, एक बार कन्वेक्शन और दूसरी बार कंडक्शन। तो कन्वेक्शन के केस में हमने कहा कि कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का फ्लो होता है ना, हीट का फ्लो होता है, लेकिन किसके मदद से? तो हीट का फ्लो होता है ना, मॉलिक्यूल के मदद से, है ना, मॉलिक्यूल की मदद से। जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हीट के फ्लो के लिए, तो हम लोग कहते हैं हीट के उस फ्लो को कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप कटोरे को चढ़ाते हैं, कटोरा आप समझते हैं, बाउल, बाउल, BOWL, बाउल, बाउल मतलब कटोरा। जब कटोरे में आप पानी रखते हैं, है ना, और नीचे से उसको आग लगाते हैं या बर्नर ऑन करते हैं, तो आप देखिएगा क्या होगा कि नीचे का जो पानी है ना, मतलब वो पानी जो बर्तन के पेंदी से सटा है, कटोरे के पेंदी से, बॉटम से सटा हुआ है ना, वो पानी गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद वो क्या होता है? वो ऊपर उठता है। गर्म होने के बाद वो क्या होता है? वो ऊपर उठता है। जब पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है तो ऊपर का ठंडा पानी नीचे हो आता है। तो हम कहेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि पानी गर्म होकर के ऊपर क्यों उठता है? तो देखो बाबू, गर्म होने का मतलब होता है एनर्जी बढ़ना, थर्मल एनर्जी बढ़ना। और थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल अगर गर्म हुए, इनका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। फिर से कह रहे हैं, अगर आपने वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच का, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच का यदि सेपरेशन बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया, है ना। वाटर मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ा तो जनरली उसकी डेंसिटी घट गया। जब उसका डेंसिटी घट गया तो ये लो डेंसिटी ऊपर चला जाता है, और ऊपर जो ठंडा पानी है जिसकी डेंसिटी अधिक है वो वापस नीचे आ रहा है। अब देखिए डेंसिटी क्यों घटा? तो डेंसिटी घटने के पीछे वजह है कि आपने जब उसको हीट दिया तो इस हीट को मॉलिक्यूल एक्वायर किया, है ना, और इसने अपना एनर्जी बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ाया, या कह लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाया। जब इसने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने से इसकी डेंसिटी घट गई, डेंसिटी लो हो गई। तो लो डेंसिटी ऊपर, हाई डेंसिटी नीचे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना, कि लो डेंसिटी वाला पदार्थ ऊपर चला जाता है, हाई डेंसिटी वाला पदार्थ जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो बेसिकली अब आप समझ रहे हैं कि कन्वेक्शन में क्या होता है। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का प्रोपागेशन होता है या हीट का मूवमेंट, हीट का फ्लो होता है, लेकिन इस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मॉलिक्यूल का मूवमेंट, है ना। इस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल का मूवमेंट। अब मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है हीट के फ्लो के लिए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग इसको कहेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन अब आप समझ रहे हैं कन्वेक्शन क्या है। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो करता है ना, जब पार्टिकल या मीडियम के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। अब दूसरा एक है कंडक्शन। इनके बारे में हम पहले चर्चा किए हैं क्लासरूम के अंदर भी, है ना। और खैर अगर नहीं किए हैं तो अभी हम YouTube पर या डाल देंगे, या फिर अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है BSc फिजिक्स, उस पर भी एक वीडियो डाल देंगे इन चीज़ों का, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो खैर अभी फ़िलहाल देखते हैं कंडक्शन क्या है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, या कंडक्शन भी हीट फ्लो कराने का एक प्रोसेस है जिसमें हीट का फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर हीट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, है ना, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, है ना। यहाँ पर दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट।
है ना। तो कंडक्शन वाले प्रोसेस में, अब कंडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल जो है वो है कि जब आप रॉड का एक सिरा गर्म करते हैं, लोहे का रॉड लेते हैं और लोहे के रॉड के आप एक इंड को गर्म करते हैं तो दूसरा इंड अपने आप गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले कि आप रॉड के जिस इंड को गर्म कर रहे हैं उस इंड पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, है ना, वो थर्मल एनर्जी लेता है ना, और थर्मल एनर्जी लेकर के मूव करना शुरू कर देता है। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिहेव करता है जिस प्रकार से गैसियस मॉलिक्यूल गैस के अंदर बिहेव करते हैं, है ना, जिस प्रकार से गैसियस मॉलिक्यूल गैस के अंदर बिहेव करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब तो आप समझिएगा कि एक मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते वो इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते, है ना, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते। अब इन इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दीजिएगा, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन के इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दीजिएगा तो ये ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे विथ रेस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, रॉड के आपने ये इस वाले एंड को आपने गर्म किया है ना, रॉड के आपने इस वाले एंड को गर्म किया है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास थर्मल एनर्जी अधिक हो गया। अब थर्मल एनर्जी अधिक हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे किस रूप में, अपने काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे उतना ही कम, मतलब उससे कम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम हॉटर इंड टू कूलर इंड। तो एक तो रिस्पॉन्सिबल हुआ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कैसे भाई, तो ये मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इसके इस एंड को आप, लोहे का रॉड आपने लिया था एग्जांपल में, तो लोहे का रॉड है, आप इसके इस एंड को गर्म कर रहे हैं। जब आप इस एंड को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं इनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अधिक होता है, इनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अधिक होता है। अब चूंकि इनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अधिक है तो ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को भी ज़्यादा वाइब्रेट कराएंगे, है ना। उसी प्रकार से फिर वो अपने बगल वाले को ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कराएंगे। उसी प्रकार से ये वाइब्रेशन जो है ना, ज़्यादा एक प्रकार से कह लीजिए वायलेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ का वाइब्रेशन अधिक तेज़ी से होगा और ये अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल को और तेज़ी से वाइब्रेट करते जाएगा, है ना। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी बढ़ेगा और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी बढ़ेगा, है ना। तो फाइनली क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर या हीट का कह लीजिए एनर्जी का ट्रांसफर इस इंड से इस इंड हो जाएगा। तो फिर से हम कह रहे हैं कि कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन फ्लो ऑफ हीट है ना। ऐसा फ्लो है जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज़ हमने पढ़ाया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, तो कन्वेक्शन एक हीट का वैसा फ्लो है जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट यदि हीट के प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम लोग उसको कन्वेक्शन कहेंगे, और अगर, है ना, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है तो हम उसको कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही चीज़ों के साथ क्या है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन, इन दोनों ही प्रोसेस के साथ एक बात ये आता है कि यहाँ पर हीट के प्रोपागेशन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम होगा तो पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल होगा और तभी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ही प्रोसेस के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मीडियम तो होना ही होना है। अगर मीडियम नहीं होगा तो हीट का फ्लो कंडक्शन और कन्वेक्शन के फॉर्म में तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाँ, कन्वेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाँ, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वेरी गुड। अब हम कह रहे इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन और कन्वेक्शन केवल मटेरियलिस्टिक मीडियम में ही पॉसिबल है, फ्री स्पेस में या जीरो स्पेस में वह पॉसिबल नहीं है ना। तो वहाँ पर कौन सा हीट का फ्लो पॉसिबल है, तो वहाँ पर जो पॉसिबल है उसको हम लोग कहेंगे थर्मल रेडिएशन। जैसे सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है और सन से अर्थ तक रेडिएशन आता है, हीट आता है, तो वह किस प्रोसेस के द्वारा आता है, तो वही रेडिएशन के प्रोसेस से आता है। आप भी जैसे अगर ठंड के दिनों में आप अपने घर में हीटर लगाते हैं तो हीटर से जो एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, वो आप तक जो जैसे पहुंचता है
है ना। तो वो आप तक जिस प्रोसेस से पहुंचता है उसको आप कहते हैं थर्मल रेडिएशन, है ना। थर्मल रेडिएशन बहुत प्रकार से हो सकते हैं, है ना। तो खैर ये सो रहा थर्मल रेडिएशन। अच्छा, अब रेडिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अभी हमने कहा कि सर कन्वेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है हीट के प्रोपागेशन के लिए तो हम लोग कहेंगे कि कन्वेक्शन हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो हम कहेंगे कंडक्शन हो रहा है। लेकिन रेडिएशन किसको कहेंगे? तो रेडिएशन हम लोग कहेंगे कि अगर हीट का फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा हो रहा है, फिर से सुनिएगा, हीट का फ्लो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा हो रहा तो हम लोग इसको रेडिएशन कहेंगे। इफ हीट फ्लोज, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हीट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होगा तो हम लोग इसको रेडिएशन कहेंगे, है ना। तो हम लोग इसको रेडिएशन कहेंगे। अब देखिए इसका कुछ जो है प्रॉपर्टी है कि थर्मल रेडिएशन का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको बीएससी फिजिक्स के जो सिलेबस है या जो बीएससी फिजिक्स एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस मोबाइल एप्लीकेशन पर इसका मटेरियल भी मिल जाएगा, है ना। जो रिटर्न होगा, है ना, वो मटेरियल भी मिल जाएगा प्रत्येक चीज़ों का, जितनी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, है ना। और आप चाहें तो YouTube से भी देख सकते हैं, मेरा जो वीडियो है वो दोनों जगह रहता है ना। कुछ वीडियो जो है वो YouTube पर भी हम लोग डाल देते हैं। सारा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक वीडियो, क्लासरूम का वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है या पूरा सिलसिलेवार ढंग से पूरे BSc को पढ़ना है तो आपको फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन देखिएगा BSc फिजिक्स, जिस पर लोगो लगा रहेगा, लोगो पर लिखा रहेगा BSc फिजिक्स बाय राहुल सर, है ना। तो आपको BSc फिजिक्स बाय राहुल सर डाउनलोड करना है। आपको जा करके सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर BSc फिजिक्स लिखना है, ठीक है। तो खैर अब थर्मल रेडिएशन का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला कि थर्मल रेडिएशन जो है वह इसके चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इसके चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कि थर्मल रेडिएशन जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा चलता है ना। जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का वेव होता है। हाँ, तो थर्मल रेडिएशन भी वेव के फॉर्म में चलेगा और यह इसका नेचर भी कैसा होगा? तो ये भी ट्रांसवर्स नेचर का होगा, ठीक है। दूसरा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फोटॉन्स के रूप में चलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फोटॉन्स के रूप में है और थर्मल रेडिएशन भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा ही होता है, तो इनकी ये भी फोटॉन्स के रूप में ही चलेंगे। दैट मीन्स कि थर्मल रेडिएशन के पास भी वेवलेंथ होगा, थर्मल रेडिएशन के पास भी फ्रीक्वेंसी होगा, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है। तीसरी बात है कि थर्मल रेडिएशन जब चलेगा या प्रोपागेशन होगा तो इसका स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। दोनों में किलोमीटर पर सेकंड में बताया, मीटर पर सेकंड में बताया। और भी है थर्मल रेडिएशन भी जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्मल रेडिएशन क्या है। अब थर्मल रेडिएशन समझने के बाद हमको कुछ जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन करने होंगे। डेफिनेशन हम एक बार आपको समझा देते हैं, आपको रिटन में मिल जाएगा, बार बार कह रहे हैं, एप्लीकेशन पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप अपने सेक्शन में जाएंगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बारी बारी से एक एक डेफिनेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है टोटल एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहला है टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं? तो अब एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, है ना। टोटल एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है तो डेंसिटी का तो मतलब ही होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम।
टोटल एनर्जी डेंसिटी है, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग ऑल वेवलेंथ, है ना। अगर सारे वेवलेंथ के एनर्जी को मिला दें और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल लें तो वो हमारा क्या दे देगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, है ना। टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। कैसे कहा टोटल एनर्जी डेंसिटी को, टोटल एनर्जी, है ना, ऑफ ऑल वेवलेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ पर यूनिट वॉल्यूम लिख देते हैं। दिस इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ऑल वेवलेंथ, ऑफ ऑल वेवलेंथ, है ना। सारे वेवलेंथ की एनर्जी को मिला दें